हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। दोस्तों, आज के मेंस करंट अफेयर्स सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो रिलेटेड है आपके इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया। जो सब टॉपिक है आपका मेन सिलेबस का, उससे रिलेटेड है। वो दो टॉपिक्स क्या हैं जिनको हम देखेंगे, वो है एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और सेकंड टॉपिक है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो कि हाल फिलहाल में काफी न्यूज में चल रही है। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की। ये न्यूज में क्यों है, ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं आज, इसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं कि अभी भी सरकार ने क्या किया है कि जो रिटेल एंड होलसेल ट्रेडर्स हैं उनको उन्होंने क्या किया कि एमएसएमई के दायरे में उनको लेकर के आए हैं कि अब जो रिटेल या होलसेल ट्रेडर्स हैं वो भी एक एमएसएमई का पार्ट बन सकते हैं। पहले क्या था, 2017 तक ये रिटेल होलसेल ट्रेडर्स दोनों ही होते थे एमएसएमई में, बट 2017 के बाद सरकार ने इनको एक्सक्लूड कर दिया था और फिर से इनको री इंक्लूड किया है। तो ये था इसका कॉन्टेक्स्ट। अब एमएसएमईज होती क्या है एक्चुअली में, तो एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 के हिसाब से कोई भी एमएसएमई क्या होगी, वो कोई भी एंटरप्राइज जो कि प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग या फिर प्रिजर्वेशन से रिलेटेड कोई काम कर रही है, तो उसको एमएसएमई हम कह सकते हैं, सब्जेक्ट टू इन्वेस्टमेंट लिमिट। इन्वेस्टमेंट लिमिट तो पहले जो एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट के हिसाब से एमएसएमई की डेफिनेशन थी, उसमें इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया था किसी भी एमएसएमई को डिफाइन करने के लिए, और ये इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज और सर्विस एंटरप्राइज के लिए अलग अलग होता था। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो ओल्ड डेफिनेशन है उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में माइक्रो कौन सी होगी, जिसमें इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 25 लाख। स्मॉल क्या होगा, जिसमें इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 5 करोड़। मीडियम क्या होगा, जिसमें इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 10 करोड़। तो आप जो सोल क्राइटेरिया था एमएसएमई को डिफाइन करने का, दैट वाज इन्वेस्टमेंट, और ये मैन्युफैक्चरिंग और एंटरप्राइजेस के दोनों के लिए ही क्या था, अलग अलग था। अब सरकार ने क्या किया, 2020 में जब ये कोविड पेंडेमिक आया, तो सरकार ने जो एमएसएमई की डेफिनेशन थी उसको रिवाइज किया। तो जो न्यू डेफिनेशन है उसके हिसाब से क्या किया है, सबसे पहली चीज सरकार ने जो की है वो है कि जो अलग अलग क्राइटेरिया थे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के लिए, उसको जो है सेम बना दिया है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एमएसएमई में कोई उन्होंने डिफरेंशिएट नहीं करा है। साथ में क्या किया कि पहले सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिमिट होती थी, अब दो क्राइटेरिया होंगे, पहला इन्वेस्टमेंट और दूसरा एनुअल टर्नओवर। तो माइक्रो क्या होगा, जिसका इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 1 करोड़ एंड टर्नओवर इज लेस देन 5 करोड़ रुपीज। स्मॉल में क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 10 करोड़ एंड टर्नओवर इज लेस देन रुपीज 50 करोड़। मीडियम इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 20 करोड़ एंड टर्नओवर इज लेस देन 100 करोड़। तो आप देखिए कि ओल्ड और न्यू डेफिनेशन के हिसाब से जो भी उनकी एलिजिबिलिटी थ्रेशोल्ड थे उनको काफी इंक्रीज कर दिया गया है। ये क्यों किया गया है, थ्रेशोल्ड को क्यों बढ़ाया गया है, क्योंकि पहले जो एमएसएमईज होते थे उनको लगता था कि अगर हम ग्रो करेंगे, अगर हम बड़े बन जाएंगे, तो आज हमें जो बेनिफिट सरकार दे रही है, हम छोटे इंडस्ट्रीज हैं, इसकी वजह से वो बेनिफिट्स हमसे छिन जाएंगे और फिर हम इतने कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाएंगे कि हम मार्केट में सस्टेन कर पाए। तो इस वजह से वो ज्यादा ग्रो करने की कोशिश नहीं करते थे। तो सरकार ने इसलिए इनके थ्रेशोल्ड्स को बढ़ाया है, जिससे उनके पास एक इंसेंटिव हो, वो डरे नहीं कि हम से सरकार जो है जो इंसेंटिव दे रही थी वो हमसे छीन लेगी। तो इसलिए जो है अब ये जो क्राइटेरिया था, जो थ्रेशोल्ड था, इसको काफी बढ़ा दिया गया है। और दूसरी चीज कि मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई हो चाहे सर्विस एमएसएमई हो, दोनों के लिए क्राइटेरिया सेम रखे गए जो कि पहले अलग अलग थे। तो ये तो बात होगी कि एमएसएमई को कैसे डिफाइन किया गया है। अब देखते हैं कि सरकार का इनके ऊपर इतना जोर क्यों है, इतना सरकार फोकस क्यों करती है। तो उनकी इंपॉर्टेंस जानना जरूरी है कि आखिर ऐसा इनमें क्या है। सबसे पहली बात, एम्प्लॉयमेंट के नजरिए से देखें तो भी एमएसएमई बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 6.3 करोड़ एमएसएमई है इंडिया में, जो लगभग 120 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती हैं। अगर आप एग्रीकल्चर को छोड़ दें तो एग्रीकल्चर के बाहर ये एमएसएमईज ही सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है।
तो एम्प्लॉयमेंट के नजरिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी अगर देखा जाए तो इंडिया का 30% ऑफ जीडीपी जो है इन एमएसएमई से आता है। मैन्युफैक्चरिंग की अगर आप बात करें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो जीडीपी है उसका लगभग 45% भी एमएसएमई कंट्रीब्यूट करती हैं। तो अगर उस लिहाज से भी देखें कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है एमएसएमई। एक्सपोर्ट्स, इंडिया के जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं उसका 45% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स, जो इंडिया टोटल एक्सपोर्ट करता है उसका 45% जो है एमएसएमई कंट्रीब्यूट करती हैं। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना है तो एमएसएमई को ग्रो करना बहुत जरूरी है। इंक्लूसिव ग्रोथ, 20% जो एमएसएमईज हैं वो रूरल एरियाज में है और काफी सारी एमएसएमईज ऐसी हैं जो वीमेन ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं। तो अगर इंक्लूसिविटी की बात करें तो रूरल एरियाज का अगर आप डेवलपमेंट देखें या फिर आप जेंडर एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो उस लिहाज से भी एमएसएमई बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं। तो ये था इनका इंपॉर्टेंस। क्या चैलेंजेस जो है आज एमएसएमईज फेस कर रही हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला चैलेंज जो आता है, देखिए एमएसएमई क्या है कि जो छोटे उद्योग हैं, तो सबसे कुछ मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कुछ प्रोसेसिंग करनी है, तो हर चीज के लिए क्या लगता है, पैसा, फाइनेंस। तो फाइनेंस की जो एक मेन प्रॉब्लम है इनकी कि क्रेडिट नहीं मिल पाता है, बैंकों से लोन नहीं मिल पाता है। बैंक समझते हैं कि इतने क्रेडिट वर्दी नहीं है। बैंक्स डोंट कंसीडर देम क्रेडिट वर्दी। इस वजह से क्या होता है कि इनको अपना पैसा लगाना पड़ता है या अपने किसी रिश्तेदार से कर्जा लेना पड़ता है या कोई साहूकार है किसी और जमींदार से जो है ये कर्जा लेते हैं, तो उस वजह से वो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर मिलता है। उसकी वजह से इनकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट होती है। तो अगर इनको सस्ता लोन मिल जाएगा तो इनका जो ये चैलेंजेस है वो जो फाइनेंस के ये कहते हैं फाइनेंस के हिसाब से फेस कर रहे हैं तो वो दूर हो जाएगा। तो इनकी कॉम्पिटिटिवनेस, इनकी जो प्राइसिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। रॉ मटेरियल, अब कोई आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसमें रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। अब मान लीजिए कोई एमएसएमई ऐसी है, जैसे मान लीजिए नॉर्थ इंडिया में कोई एमएसएमई है बट उसको आयरन ओर का इस्तेमाल करना है, तो वो कहां से आएगा, वो तो आपके सेंट्रल इंडिया से आएगा, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वहां से आयरन ओर आएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि रॉ मटेरियल जो है वो ये तो टाइम से नहीं मिल पाता है, इनको जब जरूरत होती है या फिर बहुत ही हाई प्राइसेस पे मिलता है। सरकार जो है रॉ मटेरियल के इंपोर्ट्स पे बहुत सारी कस्टम ड्यूटीज लेती है, तो उसकी वजह से जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है और जो प्राइसेस हैं वो कहीं ना कहीं इनकी फंक्शनिंग को इंपैक्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी, अगर आपको प्रोडक्टिविटी एनहेंस करनी है, अगर आपको एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है, तो आपको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको इंडक्ट करना पड़ेगा, आपको उसको यूज करना पड़ेगा। बट क्योंकि यहां फाइनेंस की आप प्रॉब्लम देख रहे हैं, आप रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम देख रहे हैं, तो इस फाइनेंस से ही जनरेट होती है टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम। क्योंकि अगर फाइनेंस नहीं होगा तो वो नई टेक्नोलॉजी, नई मशीन कैसे लगा पाएंगे। तो जब वो नई टेक्नोलॉजी नहीं लगा पाते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी जो है अपने काउंटर पार्ट्स, अगर आप देखेंगे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, चाइना है, साउथ कोरिया है, उनसे वो कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी जो है यहां पर जो है वो बहुत ही रूडिमेंट्री टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं या फिर जो पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी है वो यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अब देखिए मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, कोई छोटा उद्योग लगा रहा है, तो वो अपनी फैक्ट्री में तो लगा लेगा, टेक्नोलॉजी भी मान लीजिए वो ले आएगा, बट सड़कें कौन लेके आएगा, अच्छी रेलवे लाइंस कौन बिछाएगा जिससे वो अपने प्रोडक्ट को बाहर बेच सके, वाटर कनेक्शन कौन देगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कौन देगा, ये सब काम तो सरकार के हैं। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, जिसको हम सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, तो इनको सरवाइव करना, इनको जो है ग्रो करना वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आज भी इंडिया में है। मार्केटिंग, अगर आपने प्रोडक्ट बना लिया है तो वो आपको बेचना भी है, वो आपको लोगों तक पहुंचाना भी है। तो इस फ्रंट पर जो है, मार्केटिंग फ्रंट पर जो है, एमएसएमईज बहुत ही चैलेंज फेस करती हैं कि वो अपने मार्केट को कैसे प्रोडक्ट करें, कैसे उसकी ब्रांडिंग करें, कैसे उसकी पैकेजिंग करें। ब्रांडिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है।
क्योंकि देखिए आज लोग बहुत ही ब्रांड कॉन्शियस हो गए कि हमने लिवाइस की जीन्स पहनी है, हमने गैप की जो है स्वेटशर्ट पहनी है। तो ये जो ब्रांड्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने कुछ अलग किया है, बट एक ब्रांड वैल्यू है। तो वो ब्रांड वैल्यू कैसे क्रिएट की जाए, अपने प्रोडक्ट को कैसे अट्रैक्टिव पैकेजिंग की जाए, कैसे उन हर कॉर्नर तक उसको पहुंचाया जाए, तो मार्केटिंग फ्रंट पर जो है मेन इश्यू आता है एमएसएमईज को। नेक्स्ट इज लेबर। अब मशीन चलाने के लिए आपको स्किल्ड लेबर की जरूरत है। स्किल्ड लेबर इंडिया में आप जानते हैं कि सिर्फ 2% लोग ही जो हैं वो स्किल्ड हैं, जो हमारी वर्कफोर्स है। तो इनको स्किल्ड लेबर कहां से मिलेगी? स्किल्ड लेबर नहीं होती है तो जो मशीन की जो पोटेंशियल कैपेसिटी है वो उसको पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, तो जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी इंपैक्ट करती है। साथ ही साथ जो आपके लेबर लॉज हैं और जो प्रोसीजर्स हैं उनको कंप्लाई करने के वो बड़े कम्बरसम हैं, जिसकी वजह से जो एडवर्सली इंपैक्ट करते हैं एमएसएमईज की फंक्शनिंग को। तो ये सारे जो चैलेंजेस हैं वो आज हम देखते हैं। कोविड पेंडेमिक ने जो है और भी एडवर्सली इंपैक्ट किया है। कोविड के कारण क्या हुआ है, केवीआईसी ने एक स्टडी करी थी, तो उन्होंने कहा कि कोविड-19 के जो भी लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से जो इंपैक्ट हुआ वो बहुत ही खराब इंपैक्ट हुआ, बहुत ही एडवर्स इंपैक्ट देखने को मिला है एमएसएमईज पर। बहुत सारे ऐसे एमएसएमईज हैं जो या तो बंद हो गए हैं या फिर उनका प्रोडक्शन, उनका जो रेवेन्यू जनरेशन था वो बहुत एडवर्सली इंपैक्ट हुआ है। तो कोविड-19 पेंडेमिक ने भी बहुत एडवर्सली इंपैक्ट किया है। कोविड-19 पेंडेमिक लेकिन एक क्या है, एक ट्रांजिटरी है कि साल 2 साल 3 साल में जो है फिर से जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारे एमएसएमईज हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो पटरी पर लौट आएंगे। सरकार जो इंसेंटिव दे रही है उसके बाद वो फिर से दौड़ने लग जाएंगे। बट ये बाकी सारे जो चैलेंजेस हैं, दीज आर स्ट्रक्चरल चैलेंजेस जो बहुत सालों से प्रेजेंट हैं और अभी तक हम उनको पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं। गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं एमएसएमईज के लिए? तो जो हमने चैलेंजेस की बात करी है तो उन्हीं फ्रंट्स पर जो है सरकार ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे एक्सेस टू मार्केट्स। मार्केटिंग जो प्रॉब्लम थी, गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या बनाया है, जैम बनाया है, जहां पे क्या कर सकती है जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, पीएसयूज हैं या इवन स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो जो है प्रोक्योर कर सकती हैं डायरेक्टली एमएसएमईज के से। तो एक जैसे कि ना अमेजॉन है, आप बायर और सेलर को कनेक्ट करता है, इसी तरह जैम क्या है, एक मार्केट प्लेस है जो एमएसएमईज को और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पीएसयूज, इन सबको कनेक्ट करता है और डायरेक्टली यहां से प्रोक्योर कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर देखें तो सरकार ने 100 टेक्नोलॉजी सेंटर्स जो हैं वो एस्टेब्लिश करने का निर्णय लिया है कि 100 टेक्नोलॉजी सेंटर्स हम एस्टेब्लिश करेंगे इन डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ आवर कंट्री। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो हम लेबर की बात कर रहे थे कि लेबर लॉज इतने कहना चाहिए इतने कम्बरसम है कि उसको कंप्लाई करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो सरकार ने क्या कहा है कि रिटर्न्स जो है अंडर 8 लेबर लॉज एंड 10 यूनियन रेगुलेशंस टू बी फाइल्ड वंस अ ईयर। सिर्फ एक बार ही भरने पड़ेंगे ये 8 लेबर लॉज और 10 यूनियन रेगुलेशंस। एक्सेस टू क्रेडिट फाइनेंस की जो हम बात कर रहे थे उसमें क्या किया है सरकार ने कि 1 करोड़ तक का लोन आपको 59 मिनट्स के अंदर मिल जाएगा थ्रू एन ऑनलाइन पोर्टल। सेंस ऑफ सिक्योरिटी फॉर एम्प्लॉइज, जो एमएसएमई में लोग काम कर रहे हैं उनके पास क्या होना चाहिए, एक सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो सरकार ने उनको बैंक अकाउंट्स खुलवाए हैं अंडर जनधन योजना, प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस स्कीम जैसे अटल पेंशन योजना है, ये सरकार की जो और प्रोविडेंट फंड स्कीम है उसमें भी सरकार ने एनकरेज करा है एमएसएमईज को कि थोड़ा आप कंट्रीब्यूट करिए, थोड़ा हम कंट्रीब्यूट करेंगे और अपने एम्प्लॉयज को जो है प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। कुछ और इनिशिएटिव्स जो है सरकार ने लिए हैं वो देख लेते हैं एक बार जल्दी से कि कौन कौन से इनिशिएटिव सरकार ने लिए हैं। इनके अलावा जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट स्कीम, ये क्या है कि क्वालिटी होनी चाहिए, जो भी प्रोड्यूस करें वो क्वालिटी प्रोडक्शन होना चाहिए। तो उसी के लिए क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए स्कीम लाई गई है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम। मुद्रा योजना, जैसे आप जानते हैं कि रीफाइनेंस करने के लिए रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है मुद्रा बैंक, किसको, बैंक्स को, कि बैंक्स अगर एमएसएमई को कोई लोन दे रहे हैं तो उसकी गारंटी जो है क्या दे रहा है, मुद्रा योजना के थ्रू या मुद्रा बैंक जो है वो देगा, जिससे बैंक जो है वो एमएसएमई को लोन देते हुए डरे नहीं कि हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। एमएसएमई संबंध क्या है कि कनेक्शन, एमएसएमई का किससे कनेक्शन करवाना है,
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, पीएसयूज के साथ, तो एक पोर्टल बनाया गया है जैसे जेम है कि कैसे कनेक्ट किया जाए पीएसयूज को डायरेक्टली एमएसएमई से। पीएसबीज एज उद्यमी मित्र, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो क्या बने, उद्यमी के, बिजनेस के क्या बने, वो फ्रेंड बने। ऐसा ना देखें कि यार इनसे तो हमारा पैसा नहीं आएगा, या ये तो हमें दुश्मन लगते हैं, हमारा पैसा डुबो देंगे, ऐसा नहीं। आप उनको फ्रेंड बनिए, आप उनको इजी लोन्स दीजिए। आप कहना चाहिए कि जो लोन्स की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको इजी रखिए। तो आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या करेंगे, उनको एनकरेज करेंगे ग्रो करने में, ना कि उनको पुल डाउन करेंगे। एमएसएमई समाधान, समाधान किसका, कोई डिस्प्यूट है उसी का तो रेजोल्यूशन होगा। तो मान लीजिए डिले होता है पेमेंट्स में, कोई भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, कोई पीएसयू है जिसने उनसे प्रोक्योर किया है बट उनको पेमेंट अभी तक नहीं दिया है, तो एमएसएमई समाधान क्या है, एक ऐसा पोर्टल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कि एमएसएमई कंप्लेन कर सकती हैं कि अभी तक हमारा इतना पैसा नहीं मिला है। तो उसको रिजोल्यूशन के लिए सरकार ने ये एमएसएमई समाधान पोर्टल बनाया है। रिवैम्प्ड स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, स्फूर्ति, ये सरकार ने क्यों लेके आया है कि जो रूरल एरियाज में है, जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं, मान लीजिए हैंडीक्राफ्ट्स है या कोई और आर्टिसन कोई क्राफ्ट है, तो उसको कैसे रीजनरेट किया जाए। क्योंकि ये जो कहना चाहिए हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं, ये रूरल एरियाज में डेवलप हो सकती हैं, ये बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट कर सकती हैं। तो सरकार इनको जो है बहुत एनकरेज कर रही है, इनको एक क्लस्टर बना रही है कि मान लीजिए कहीं पर बैंगल्स का काम होता है ना, चूड़ी बनाने का काम होता है, तो उसके आसपास के एरिया को एक क्लस्टर मान लिया जाएगा और उनको वहां पर सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, उनको वो टेक्नोलॉजी दी जाएगी, उनको मार्केटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी, उनको अच्छा जो है क्रेडिट मिल पाए वो उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट हो सके ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज का, तो उसके लिए सरकार स्फूर्ति लेके आई है। एस्पायर, एस्पायर क्या स्कीम है कि रूरल एरियाज में, खासकर जो जैसे रूरल एरियाज में विमेन है, एससी हैं, एसटी हैं, जो यूथ है, उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। कैसे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि आप जो है नौकरी मत तलाशिए, आप बल्कि क्या करिए, आप लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करिए। तो उसके लिए सरकार के लिए क्या आइए, एस्पायर, कि आप एस्पायर करिए, आप आइडिया लेके आइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। आप अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, आप लगाइए, अपना उद्योग लगाइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो उनको सपोर्ट करने के लिए एस्पायर स्कीम है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम, तो जो एमएसएमईज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है उनकी कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करने के लिए, कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करने के लिए मतलब क्या है, जो भी उनका प्रोडक्ट है उसका प्राइस जो है वो कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। कि अगर यूएसए में वो 10 रुपए का मिल रहा है तो इंडिया वाले उसको 8 रुपए में प्रोड्यूस करें। अगर वियतनाम में 6 रुपए में प्रोड्यूस हो रहा है तो हम उसको 5 रुपए में प्रोड्यूस कर पाएंगे, वही क्वालिटी या उससे अच्छी क्वालिटी। ये होता है कॉम्पिटिटिवनेस। तो वो कॉम्पिटिटिवनेस कैसे इंक्रीज होगी, इस प्रोग्राम के थ्रू, जब वहां पे वो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, जब उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, उसी के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम लाया गया है। ये सारे इनिशिएटिव्स जो है गवर्नमेंट ऑलरेडी ले चुकी है। आगे क्या करने की जरूरत है वो देखते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। सबसे पहली चीज है एक्सेस टू क्रेडिट। कोई भी चीज करने के लिए, कोई टेक्नोलॉजी लगाने के लिए, कोई फैक्ट्री लगाने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, लेबर को पैसा देने के लिए, भाई क्या चाहिए आपको, फाइनेंस चाहिए, आपको क्रेडिट चाहिए। तो सबसे पहली जो चीज करनी है वो है कि एक्सेस टू क्रेडिट, उनको जो क्रेडिट है, जो लोन्स हैं वो उनको इजी रेट पर मिल सके, इजीली मिल सके, सिंप्लीफाइड प्रोसेस होना चाहिए। सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, नायक कमेटी ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इसका कहना था कि जो भी लोन की एप्लीकेशन है वो सब ऑनलाइन कर दीजिए और सिंप्लीफाइड असेसमेंट रखिए। ये असेस करने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत ज्यादा पैरामीटर्स नहीं होने चाहिए, जिससे इनको इजी क्रेडिट मिल सके एमएसएमई सेक्टर को। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन इंडस्ट्रीज ने कुछ सजेशन दिए थे। सबसे पहला जो उनका सजेशन था वो क्रेडिट को लेकर ही था। उन्होंने कहा कि 3 से 4% से ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं लेना चाहिए। अगर आप एमएसएमईज को लोन दे रहे हैं तो उनको 3 से 4% पे लोन मिलना चाहिए। दूसरा, उन्हें कहा था कि आप एसेस करिए दी लॉस टू एमएसएमईज, एमएसएमईज को कितना लॉस हुआ है ड्यू टू कोविड।
उसके बाद उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिक पैकेज आपने दिया है उसको और बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि इतना क्रिटिकल सेक्टर है हमारा एमएसएमई कि आप उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। आपको जो पैकेज आपने दिया है एमएसएमई सेक्टर को कोविड के बाद, उसको इंक्रीज करिए, उसको बढ़ाइए। चौथा उन्होंने कहा कि आप नेशनल एक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी लेकर के आइए, क्योंकि जो एमएसएमईज हैं दे आर एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव। तो आप एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी लेकर आइए, उसको अलाइन करिए जो आपकी एमएसएमई की पॉलिसी है, जो एमएसएमई के इनिशिएटिव्स हैं। तो ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंडस्ट्रीज की कुछ कहना चाहिए सजेशंस थे कि क्या हमें आगे करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हमने बात करी कि आपकी रोड्स हैं, रेलवेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब चीजों को आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। कहने को तो सब जगह इलेक्ट्रिसिटी हो गई है, इंडिया में कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बट कितने घंटे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वहां पे? 4 घंटे, 10 घंटे नहीं, आपको 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे जो है इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, तभी जो मैन्युफैक्चरिंग अगर एमएसएमईज हैं वो सर्वाइव कर पाएंगी। कि नहीं तो प्रोडक्शन क्या होगा, 4 घंटे में कितना प्रोड्यूस कर लेंगे वो लोग। ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल से मतलब है यहां पर स्किल्ड लेबर से। सिंप्लीफिकेशन ऑफ लेबर लॉज, लेबर लॉज को सिंप्लीफाई करिए और स्किल्ड लेबर प्रोवाइड करिए, जिससे उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो एनहेंस हो सके एमएसएमईज की, और फुल स्केल पर जो है वो अपनी जो भी मशीन्स हैं उसको यूटिलाइज कर पाए। टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में उनको इंप्रूव करना है। एक बहुत अच्छा प्रोग्राम चलाया है, ग्लोबल भारत प्रोग्राम। किसने चलाया है ये? नेस्कॉम, यूएनडीपी और कुछ पार्टनर्स हैं जिन्होंने मिलकर ग्लोबल भारत प्रोग्राम चलाया है, जिसमें वो क्या कर रहे हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करके एमएसएमई आगे बढ़ सकते हैं, उसका वो यूज सिखा रहे हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर सकता है एमएसएमईज को। तो हमें ऐसे ही प्रोग्राम्स की जरूरत है जिससे वो टेक सेवी बन जाए एमएसएमईज, और उनकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी जो है वो इंप्रूव हो सके। तो ये सारे जो है स्टेप्स और अभी लेने की जरूरत है। आज का जो सेकंड टॉपिक है हमारा वो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम या फिर पीएलआई स्कीम। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? न्यूज में था कि अभी गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड पीएलआई स्कीम फॉर टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर में पीएलआई स्कीम को नोटिफाई किया गया। तो ये पीएलआई स्कीम एक्चुअली में है क्या? देखिए, पीएलआई स्कीम क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो आपको थोड़ा नाम से अंदाजा लग रहा है कि जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके अगर उससे कुछ लिंक्ड है, कुछ इंसेंटिव मिलेगा, कोई बेनिफिट मिलेगा जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई थ्रेशोल्ड होगा कि प्रोडक्शन पर मिलेगा। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या है? इट इज अ रीबेट और इट इज अ बेनिफिट that accrue to a producer एक बेनिफिट है, एक रिबेट है, एक तरह की सब्सिडी है जो कि किसी प्रोड्यूसर को दी जाएगी फॉर इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन। कहने का मतलब क्या है कि सपोज कीजिए कि ओप्पो कंपनी है जो कि 1000 करोड़ के मोबाइल फोन्स बेच रही है। ठीक है, 1000 करोड़ के। जो ये इंसेंटिव दिया जाएगा ये सेल्स के ऊपर दिया जाएगा या फिर कोई प्रोडक्शन थ्रेशोल्ड के ऊपर दिया जाएगा। तो सपोज कीजिए कि ओप्पो कंपनी जो है 1000 करोड़ के मोबाइल फोन्स बेच रही है इंडिया। अब सपोज कीजिए कि ये 2000 उसने 21 में बेचे, नेक्स्ट ईयर उसने 1100 करोड़ के मोबाइल फोन्स बेचे 2022 में। तो इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन कितना हुआ? कितने का इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन हुआ है? 100 करोड़ का इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन हुआ है। तो पीएलआई स्कीम मान लीजिए वो कहती है कि 4 से 6% का आपको
बेनिफिट मिलेगा, आपको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मिलेगा एट द रेट ऑफ 4 या 6%। तो मान लीजिए 6% का उनको इंसेंटिव मिलता है, तो इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन कितना है 100 करोड़ का, और रेट क्या है पीएलआई स्कीम का यहां पे 6% है, तो कितना इंसेंटिव मिला उनको 6% ऑफ 100 करोड़, यानी कि 6 करोड़ रुपए उनको इंसेंटिव सरकार देगी, उनको पैसा देगी डायरेक्टली बजट से। तो ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है। ये क्या कर रहा है, जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे वो फॉरेन प्रोड्यूसर्स हो, बट उनकी यूनिट जो है वो इंडिया में होनी चाहिए, या फिर कोई डोमेस्टिक कंपनी है ना, जो यहां पर प्रोड्यूस कर रही है, तो यहां पर फॉरेन या इंडियन का कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया गया है। शर्त क्या है कि उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में होनी चाहिए। कंपनी भले सी चाइनीज हो, यूएसए की हो, बट प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में होना चाहिए, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, यूनिट है, वो इंडिया में होनी चाहिए। तो उनको एक इंसेंटिव दे रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करिए, आप ज्यादा से ज्यादा सेल करिए। जब वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इंडस्ट्रीज जो है वो ग्रो करेंगी। तो सरकार ने इसलिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर के आए थे टू सपोर्ट या फिर टू एनकरेज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो है हम सपोर्ट कर पाए और उनको ग्रो कराने में हेल्प कर पाए। तो ये जो इंसेंटिव मिलेगा, ये जो रिबेट मिलेगी, ये जो सब्सिडी मिलेगी, ये किस पर मिलेगी, इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन पर। और इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन कैसे काउंट होगा, आपकी सेल्स के हिसाब से। मान लीजिए आप सिर्फ प्रोड्यूस करके जो है अपने गोडाउन में रख दें, उससे मतलब नहीं है सरकार को। सरकार को मतलब है आपने एक्चुअली में सेल्स कितनी करी है। जैसे मैंने बताया, ओप्पो ने 1000 करोड़ की मान लीजिए सेल्स करी इंडिया में, और नेक्स्ट ईयर वो 1100 करोड़ की करता है, तो इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन कितना है 100 करोड़ का। ठीक है, तो ये 100 करोड़ रुपए सरकार जो है आपको इंसेंटिव देगी। आपको मान लीजिए कि 6% पे दे रही है, तो 6 करोड़ रुपए सरकार जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी कि वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए सरकार आपको ये 6 करोड़ रुपए देती है। तो आपको क्या कर रही है, वो एनकरेज कर रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर पाए। पहले जो ये स्कीम थी, ये 2019 में आई थी एज अ पार्ट ऑफ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी। तो सरकार का जो एम था उस वक्त 2019 में, वो ये था कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं वो एक्चुअली हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो उनका इंपोर्ट जो है वो बंद हो या कम हो जाए, और हम इंडिया में जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करें। तो सरकार नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी लेकर आई थी, उसमें उसके साथ जो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम था, जिसमें 4 से 6% पे सरकार इंसेंटिव दे रही थी जो भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी। फिर सरकार ने धीरे धीरे जो है नवंबर 2020 तक 10 और सेक्टर को जो है इसमें ऐड कर लिया। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक में आई, मोबाइल फोन्स के लिए दिया गया सबसे पहले इंसेंटिव। उसके बाद जो एपीआईज हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, उनको पीएलआई स्कीम दी गई। उसके बाद नवंबर 2020 तक आते आते जो टोटल सेक्टर्स हो गए थे वो 13 सेक्टर, 10 और सेक्टर ऐड हो गए थे। पहले मोबाइल फोन्स थे, और जो कहना चाहिए एपीआईज थे, और एक और प्रोडक्ट था जिसपे सरकार दे रही थी। नवंबर 2020 तक आते आते सरकार ने टोटल सेक्टर्स कितने कर दिए, 13 सेक्टर्स कर दिए। तो आज के दिन पे यूनियन बजट 2021-22 तक टोटल जो सेक्टर्स हैं जो सरकार ने आइडेंटिफाई किए हैं, ईयर मार्क किए हैं, जिसमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम दी जाएगी, वो 13 सेक्टर्स है। 13 सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें पीएलआई स्कीम दी जाएगी। उसमें से 10 सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें ऑलरेडी स्कीम इंप्लीमेंट हो गई, लेटेस्ट है टेक्सटाइल सेक्टर। 3 सेक्टर अभी ऐसे बचे हैं जिसमें सरकार ने अभी कि किस तरह का इंसेंटिव दिया जाएगा, क्या थ्रेशोल्ड होगा, वो अभी अनाउंस नहीं किया है, मतलब स्कीम को अभी नोटिफाई नहीं किया है। तो 13 में से 10 सेक्टर में ऑलरेडी स्कीम इंप्लीमेंट हो गई है, जिसमें लेटेस्ट है टेक्सटाइल सेक्टर। 3 सेक्टर ऐसे हैं जो अभी भी बचे हुए हैं जिसमें स्कीम अभी नोटिफाई नहीं हुई है। तो ये था पीएलआई स्कीम के बारे में कि पीएलआई स्कीम है क्या एक्चुअली में। अगर हम की फीचर्स की बात करें तो सबसे जो की फीचर है, क्या है, आउटकम बेस्ड, कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं है कि किसी बिजनेस ने, किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, बल्कि उसने कितना प्रोड्यूस किया, कितना उसने सेल किया, उसके ऊपर ही इंसेंटिव दिया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, बल्कि आप एक्चुअली में कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना आप सेल कर रहे हैं, उसके ऊपर है। तो ये आउटकम बेस्ड है। सेकेंड इज इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन पे नहीं मिलेगा आपको, टोटल सेल पे कोई पैसा नहीं मिलेगा। आप ईयर बाय ईयर कितना इंक्रीज कर रहे हैं,
जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि आप 1000 करोड़ से अगर 1100 करोड़ तक पहुंचे तो सरकार आपको इंसेंटिव दे रही है। आप 1000 करोड़ प्रोड्यूस करें, नेक्स्ट ईयर आपने 900 करोड़ किया तो सरकार आपको कुछ नहीं देने वाली है। जब आप 1000 करोड़ से ऊपर बढ़ेंगे तभी सरकार आपको इंसेंटिव देगी। नेक्स्ट ईयर आपको कब इंसेंटिव मिलेगा? जब आप 1100 करोड़ से कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, जब आप मोर देन 1100 करोड़ देंगे तब आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो ये आपको एनकरेज कर रहा है कि आप ईयर ऑन ईयर जो है वो ग्रो करें। फोकस ऑन साइज एंड स्केल, सरकार किस पे देख रही है कि साइज इंक्रीज हो, जो स्केल है वो इंक्रीज हो, सो दैट इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठा पाए कि जितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी उतनी ही उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एफिशिएंट होगी, उतनी ही सस्ते में वो एक्सपोर्ट कर पाएगी। तो सरकार का जो फोकस है वो साइज और स्केल पर है। हर किसी को नहीं देगी कि स्केल बढ़ाइए भैया, साइज बढ़ाइए तब आपको देंगे। हाईली कैलिब्रेटेड, जो सेक्टर सरकार ने चूज किए हैं वो बहुत ही सोच समझ के चूज किए हैं कि जैसे आप देख सकते हैं कि एपीआई सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है जो कि स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फूड प्रोसेसिंग है, फूड प्रोसेसिंग एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, फार्मिंग के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, टेलीकॉम सेक्टर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह जो सरकार ने सेक्टर्स चूज किए हैं दे आर वेरी वेल थॉट ऑफ के कौन कौन से सेक्टर्स होने चाहिए। कॉम्पेटिबल विद डब्ल्यूटीओ, सरकार जो भी बेनिफिट्स दे रही है दे आर कॉम्पेटिबल विद डब्ल्यूटीओ। तो डब्ल्यूटीओ में भी हमारे अगेंस्ट कोई नहीं जा पाएगा कि आप जो है एक तरह की सब्सिडी दे रहे हैं या आप ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज दे रहे हैं, वो भी हमें नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। डब्ल्यूटीओ में कोई हमारे अगेंस्ट नहीं जा पाएगा। तो ये ऐसी स्कीम है जो हर लिहाज से कॉम्पेटिबल है डब्ल्यूटीओ के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से भी। क्या बेनिफिट जो है हम चाहते हैं कि इनसे हमें मिले, क्या क्या पोटेंशियल बेनिफिट्स है जो कि इकोनॉमिस्ट इससे देखते हैं। सबसे पहला है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। जैसे ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर की हम बात कर रहे थे या फिर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की हम बात कर रहे थे, बहुत सारी चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं जो कि इंस्ट्रूमेंट्स में लगते हैं। तो वो अभी तक कहां से आ रहे हैं? ताइवान से आते थे या मान लीजिए चाइनीज कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं। उसमें बहुत ज्यादा स्कोप होता है कि वो स्पाई कर सके हम पर, वो हमारी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस कर सकते थे। तो ऐसे कुछ सेक्टर से तो हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मिलेगी, हम किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। इतने क्रिटिकल सेक्टर्स के लिए हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी जो है वो डेवलप होगी। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और यह बेनिफिट हम देख रहे हैं। सेकंड बेनिफिट इज कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो वह है फार्मा सेक्टर। इंडिया जो है 4% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स, जो फार्मा के टोटल एक्सपोर्ट्स हैं उसका 4% कहां से जाता है? इंडिया से जाता है। और इंडिया को क्या कहा जाता है? फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो जो ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे हम ऑलरेडी बाकी लोगों से अच्छा कर रहे हैं, तो वहां पर हमारी जो कंपैरेटिव एडवांटेज है उसको मेंटेन करने के लिए या उसको इंक्रीज करने के लिए भी ये स्कीम सहायता देगी। थर्ड इज टैपिंग द डिमांड। डिमांड किस चीज की बढ़ रही है? डिजिटलाइजेशन की। सरकार किसके लिए पुश कर रही है? डिजिटल पुश की, डिजिटल इकोनॉमी बने है, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ रहा है, मशीन लर्निंग की वो बात करते हैं, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम वो चला रहे हैं। तो जो डिजिटल जो डिवाइसेज हैं, जो डिजिटल इकोनॉमी है, उसकी जो डिमांड को अगर आपको कैटर करना है, चाहे वो डिजिटल इकोनॉमी हो, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हो, इन सबको अगर आपको कैटर करना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको इंक्रीज करना आपके लिए, मतलब कहना चाहिए आपको बहुत नेसेसरी बन जाता है, एक सिन क्वा नॉन बन जाता है अगर आपको उसको डिमांड को पूरा करना है। तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा। उस प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए सरकार इंसेंटिव दे रही है पीएलआई स्कीम के थ्रू। डेवलपिंग हाई पोटेंशियल सेक्टर्स। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो अभी इतने डेवलप नहीं हुए हैं, इतने ग्रो नहीं हुए, बट उनके अंदर पोटेंशियल है ग्रो करने का। ऐसे इंडस्ट्रीज को हम क्या कहते हैं? सनराइज इंडस्ट्री या फिर सनराइज सेक्टर्स। तो ऐसे सनराइज सेक्टर कैसे हैं? फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग ना फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए जरूरी है, हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए भी जरूरी है, हमारी जो डबलिंग ऑफ फार्म इनकम वाली बात है उसके लिए भी जरूरी है। तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर ऐसा है जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, और ऐसे सेक्टर्स को हमें अगर डेवलप करना है तो ऐसी स्कीम्स की हमें
जरूरत है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि सरकार जो आपको बेनिफिट दे रही है वो कहां पे यूज कर सकते हैं वो, जैसे मान लीजिए कि किसी मोबाइल कंपनी को 6 करोड़ या 10 करोड़ जो है सरकार से मिलते हैं, तो वो उसको टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए यूज कर सकते हैं। वो कोई नई मशीन को लाना है उसको कर सकते हैं, उनको कुछ स्किल डेवलपमेंट करना है अपनी लेबर का, तो वो कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, जो उसको ग्रो करने में हेल्प कर सकता है। इस स्कीम के इंसेंटिव के बाद हो सकता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, कोई कंपनी है जो मान लीजिए आज चाइना में काम कर रही थी, उसको लगे कि नहीं यार, मान लीजिए एप्पल है, तो एप्पल को लगे यार अब चाइना में बनाने में फायदा नहीं है, अब इंडिया में जाते हैं, सरकार वहां से इंसेंटिव भी दे रही है, तो हम शिफ्ट कर लेते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, ये एक नई यूनिट कर लेते हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया में डिमांड तो है ही। अभी तक प्रोडक्शन के लिए कोई इंसेंटिव नहीं था, अब हमारे पास इंसेंटिव भी है, तो क्यों ना हम इंडिया में जाके अपनी मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिश करें। तो इस तरह से हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है एकदम लीप फॉरवर्ड कर सकता है इस स्कीम के बाद। एटीट्यूडनल शिफ्ट, ये सरकार का एक एटीट्यूडनल शिफ्ट दिखा रहा है कि हम आपकी लेग पुलिंग नहीं करेंगे, बल्कि हम आपको एनकरेज करेंगे। जो डिस्करेज टू एनकरेज, सरकार क्या कर रही है, आपकी हेल्प करना चाह रही है। एक शिफ्ट दिखा रहा है कि सरकार जो है सिर्फ आपसे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए नहीं कह रही है, सिर्फ आपसे इनकम टैक्स नहीं वसूलना चाह रही है, सरकार आपको जो बजट से पैसा देना भी चाह रही है, सरकार आपको सपोर्ट करना चाहती है आपके एंडीवर में। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं इस पीएलआई स्कीम के। जब देखिए कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ इश्यूज भी साथ में आते हैं। क्या इश्यूज हैं वो? पहला इशू है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। अगर हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, कि अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखें, तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक उसकी हैंड होल्डिंग नहीं कर सकते हैं। ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है वो थोड़े टाइम तक ही हमें देनी चाहिए। अगर हम बहुत लंबे टाइम तक देंगे तो वो इस सब्सिडी पर, इस रिबेट पर ही जिंदा रहेंगे, वो अपना कुछ करने की नहीं सोचेंगे। तो सरकार को उनकी कॉम्पिटिटिवनेस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये स्कीम के सारे जो है वो बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस चलते रहे। डिजाइनिंग सेक्टर स्पेसिफिक इंटरवेंशन, जैसे मैंने बताया कि हर लाइन मिनिस्ट्री को अपनी स्कीम बनानी है उस स्पेसिफिक सेक्टर के लिए। तो फार्मा के लिए क्या अच्छा है, वो टेक्सटाइल के लिए हो सकता है अच्छा ना हो, तो टेक्सटाइल सेक्टर को अपनी अलग स्कीम बनानी है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को। फार्मा जो अभी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, वो अपनी अलग बनाएगा। फूड प्रोसेसिंग को देनी है तो वो अपनी अलग स्कीम बनाएंगे। तो हर सेक्टर में क्या क्या इंटरवेंशंस होने चाहिए, कितना आपको रिबेट देनी चाहिए, क्या उसका थ्रेशोल्ड होना चाहिए, किस तरह से वो इंप्लीमेंट होनी चाहिए, ये थोड़ा सा जो है कंबरसम बन जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ये सब एनालिसिस करना। में इंटरफेयर विद नेचुरल इकोनॉमिक प्रोसेस। देखिए नेचुरल इकोनॉमिक प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी सेक्टर जो है वो जन्म लेता है, वो ग्रो करता है, अपनी पीक पर पहुंचता है, और जो है टाइम के साथ क्या होता है वो खत्म हो जाता है। ये नेचुरल प्रोसेस है। अब आपने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या होगा, एक तरह से कि वेंटिलेटर हो गया, कि कोई सेक्टर ऐसा भी है जिसमें अब जान नहीं बची है, आप उसको भी क्या कर रहे हैं कि इंसेंटिव देकर के उसको जिंदा रख रहे हैं, उसको जबरदस्ती चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कि कुछ सेक्टर्स के लिए क्या बन जाए, वो एक वेंटिलेटर के तरह काम करने लग जाए, कि जबरदस्ती जो है आपने उसको जिंदा रखा हुआ है। आप जो सेक्टर्स नहीं चल रहे हैं, जो सेक्टर्स अपनी नेचुरल कहना चाहिए प्रोसेस में जो खत्म होते जा रहे हैं, तो क्या होता है कि एक नया कोई सेक्टर ग्रो करने लग जाता है। मान लीजिए पहले टाइपराइटर्स का जमाना था, अब टाइपराइटर्स अपने आप खत्म हो गए, क्योंकि एक नई चीज आ गई है, अब कंप्यूटर्स आ गए। जब पहले डेस्कटॉप होते थे, अब लैपटॉप्स आ गए हैं, टैबलेट्स आ गई हैं, आगे चल के पता नहीं क्या और क्या चीज आ सकती है। तो एक हर एक का एक नेचुरल प्रोसेस होता है, उस नेचुरल प्रोसेस के साथ आप इंटरफेयर मत कीजिए। रिलेटिव डिसएडवांटेज टू लेफ्ट आउट सेक्टर्स। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, आपने सिर्फ 13 सेक्टर्स को चूज किया है, बाकी सेक्टर्स का क्या, तो बाकी सेक्टर तो रिलेटिवली डिसएडवांटेज इस पोजीशन में है। तो आपको या तो आपको थ्रू आउट देनी चाहिए थी या किसी को नहीं देनी चाहिए थी। आपने सिर्फ 13 सेक्टर्स जो हैं वो एयर मार्क किए हैं, जिसकी वजह से जो सेक्टर्स बचे गए हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के, वो जो है रिलेटिवली डिसएडवांटेज है। आगे क्या कर सकते हैं इस इंसेंटिव स्कीम में इसको इंप्रूव करने के लिए, तो कुछ सजेशंस हैं। क्या है
प्री डिफाइंड सनसेट क्लॉज। सनसेट क्लॉज का मतलब क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद जो है ये अपने आप चीज खत्म हो जाएगी, है ना। कोई एग्रीमेंट होता है कि मान लीजिए 5 साल का उसमें सनसेट क्लॉज है, तो जिस दिन से साइन हुआ है उसके 5 साल बाद जो है अपने आप वो एग्रीमेंट नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो इसी तरह से इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, पीएलआई स्कीम है, इसका भी कुछ सनसेट क्लॉज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जन्म जन्मांतर तक चलती ही रहेगी, कुछ 5 साल 10 साल जो भी आपको टाइम पीरियड देना है, एक फिक्स टाइम पीरियड इस स्कीम का होना चाहिए कि इसी टाइम पीरियड में आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस, सरकार को पैसा देने की बजाय, मनी देने की बजाय क्या होना चाहिए कि टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस पे ध्यान देना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली कॉम्पिटिटिव बने, क्योंकि जब टेक्नोलॉजिकली कॉम्पिटिटिव बनेंगे तभी जो है क्वालिटी आएगी प्रोडक्शन में, मगर जब क्वालिटी आएगी तभी जो है आपके एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करेंगे। तो कैसे उनको टेक्नोलॉजिकली कॉम्पिटिटिव बनाया जाए, कैसे उनको एनकरेज किया जाए कि आप न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो अडॉप्ट करिए, दैट इज द मेन इशू। इंप्रूव बिजनेस एनवायरनमेंट, देखिए कोई भी बिजनेस, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो आइसोलेशन में काम नहीं करता है। आपकी टैक्स रिजीम कैसी है, आपके लॉज रूल्स रेगुलेशंस कैसे हैं, वो कितने इजी हैं, कितने सपोर्टिंग है बिजनेस के लिए, आपकी लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन कैसी है। किसी स्टेट में मान लीजिए बिहार में जाके कोई एस्टेब्लिश करे, पता चला किसी बिजनेसमैन को दिन दहाड़े गोली मार दी, तो ऐसी जगह कोई अपनी इंडस्ट्री, अपनी कोई फैक्ट्री नहीं लगाना चाहेगा। आपकी टैक्स रिजीम कैसी है, आप कितना सिंप्लीफाइड कंप्लाइंस प्रोसीजर है लॉज रूल्स रेगुलेशंस के लिए, तो इन सब पर ध्यान दीजिए। कहने का मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लेकर के आइए, तब जो है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। री इन्वोगरेटिंग नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, देखिए कोई भी, अब जैसे हमने एमएसएमई में डिस्कस किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इज क्रिटिकल टू द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि आपके रोड्स हो गए, आपके वेयर हाउसेज हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, टेलीकॉम कनेक्शन है, इंटरनेट है, ये सब फैसिलिटीज जो हैं वो आपको देनी पड़ेंगी, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर आपको क्रिएट करना पड़ेगा अगर इस इंसेंटिव स्कीम के साथ साथ आप अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं। तो अगर ये सब चीजें करेंगे तो पीएलआई स्कीम को क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट भी मिलेगा और वो स्कीम भी इंप्रूव हो जाएगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ और टॉपिक्स के साथ जो कि आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर मेंस 2020-21 जो कि आपका दिसंबर में होने वाला है। आपकी डेट काफी नजदीकी है, मुश्किल से 1 महीने का टाइम है। तो ऐसे ही कुछ और करंट अफेयर्स टॉपिक्स लेके आएंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।